नमस्कार दर्शकों, मैं नाविका कुमार आज न्यूज की पाठशाला में आपको बजट समझाऊंगी और ये बजट ऐसे समझाऊंगी जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, ताकि आपके लिए सब कुछ सरल और समझने लायक हो जाए। और ये बजट जिस शब्द को सुनकर लोग कई बार घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, सोचते हैं कि बाप रे बाप, ये गणित की पाठशाला है और इससे तो दूर ही रहो तो बेहतर है। आज हम आपको बताएंगे कि बजट सरल भी हो सकता है और बजट को समझना कितना जरूरी है, क्योंकि ये आम लोगों की जिंदगी पर कितना असर करता है। और आम लोगों की जिंदगी पर क्यों असर करता है? क्योंकि भाई साहब, आपकी जेब में जो रुपया आता है वही तो तय करता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और इसे आसान से आसान तरीके से आपको आज समझाना चाहती हूँ। कॉम्प्लेक्स ये चीज़ें बहुत गजब की होती हैं, लेकिन बजट समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे वो किचन का बजट हो जो हर गृहिणी संभालती है, या किसी भी घर का बजट हो जिसके लिए घर में रहने वाले सबको जानना चाहिए कि कितना पैसा आ रहा है, कितनी बाहर जा रहा है और कितना खर्च कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए। और जो ये समझ गया कि सबसे बड़ा होता है रुपया और रुपया की कहानी क्या है, ये जानने वाला, उस पर तो लक्ष्मी फिर निरंतर इस तरह से बरसती रहती है, क्योंकि वो समझ जाता है कि लक्ष्मी कितनी है, कहाँ खर्चनी है, कैसे बचाना है। और आज इस पाठशाला में हमारे साथ रहेंगे जयंत सिन्हा जी, गेस्ट लेक्चरर के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार जयंत सिन्हा जी। और ये किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, इन्हें सब जानते हैं। 2014 से 16 तक ये वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने बजट अपनी पास से बनते हुए देखा है, उसमें क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, कैसे बैलेंसिंग होती है। मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री की जनगण जो योजना है, वो सब कुछ आपने देखा है। आपके पिताजी भी वित्त मंत्री रह चुके हैं और आपके बारे में मैं क्या बताऊं। इंश्योरेंस बिल, बैंक्रप्सी बिल पर आपने बहुत काम किया हुआ है। इसके अलावा मुद्रा जैसी योजनाओं पर मैंने बताया कि आपने इतना काम किया कि आप समझते हैं कि वो जो छोटे सेक्टर के छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, उद्योग होते हैं, वो कैसे चलते हैं, ये सब आपने देखा है। और घर में भी माहौल रहता होगा, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपके पिताजी वित्त मंत्री थे, आईआईटी दिल्ली से आपने पढ़ाई की है और उसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए। सोचकर ही डर लगता है कि मैं जो सवाल पूछूंगी वो कहीं आपको इतने सरल ना लगे कि आप बोलें कि आप पढ़ी भी हैं या नहीं। हालांकि मैंने एमए इकोनॉमिक्स में किया है और 25 साल से बजट में भी जो भी वित्त मंत्री होता है, और आपके पिताजी ने भी जब प्रस्तुत किया था तो मैंने कवरेज की थी, तो मैं बता सकती हूँ कि 25 सालों से लोकसभा में रहकर मीडिया के तौर पर हमने बजट देखा है और प्रेजेंट किया है अखबारों के तहत और अब टेलीविजन चैनल्स पर। आप झारखंड हजारीबाग से मौजूदा सांसद हैं और आपको याद होगा 2014 में आपके पिताजी और आपको साथ बैठकर इंटरव्यू किया था। तो जयंत सिन्हा जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज इनसे हम वो सारे सवाल पूछेंगे और कोई भी सवाल पर आप ये नहीं कहेंगे कि ये स्टूपिड क्वेश्चन है, क्योंकि हमने अपने लेक्चरर से हमेशा सुना है कि कोई भी प्रश्न गलत नहीं होता। आंसर जरूर बेवकूफ़ाना हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न हमेशा अच्छे होते हैं। तो आज की प्रोग्राम की और इस क्लास की शुरुआत से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज देश का इकोनॉमिक सर्वे आया, यानी कि ये एनुअल रिपोर्ट कार्ड होता है देश में फाइनेंसेस का। और इस पर जो रिपोर्ट कार्ड आई है, हम आपको बता दें उसमें अहम पहलू क्या रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है कि 2021-22 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ है वो 9.2% है और अगले साल 8 से 8.5% के बीच में होगा। तो जयंत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जीडीपी सुनकर आमतौर से लोग भाग जाते हैं, तो ये जीडीपी क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है और इसमें हमें रुचि क्यों रखनी चाहिए? नाविका जी, आपको और आपके सब दर्शकों को मेरा आदर नमस्कार। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस पाठशाला के द्वारा
जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बजट देश का इतना अहम है, इतना महत्वपूर्ण है, इसको आप इतनी सरल तरीके से समझाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले, और आपने बिल्कुल सही सटीक प्रश्न पूछा है कि हमें जीडीपी को समझना है, क्योंकि जो भी कुछ बजट में हम लोगों की कोशिश होती है वो ये होती है कि जीडीपी को बढ़ावा देना। और जीडीपी जो है वो हमारा घरेलू उत्पादन है, यानी हमारे देश में उत्पादन कैसे हो रहा है। अगर आप किसी दुकान को ले लें या किसी फैक्ट्री को ले लें या किसी किसान को ले लें, उनकी कोशिश हरदम यही होती है कि उत्पादन को बढ़ाएं। उत्पादन को जैसे बढ़ावा मिलेगा वैसे ही आपकी कमाई भी बढ़ेगी। तो उसी प्रकार से जैसे एक किसान अपनी फसल को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, उपज को बढ़ाने की कोशिश करता है, वैसे ही एक देश भी अपने उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करता है। और उत्पादन एक देश के बहुत होते हैं, विभिन्न उत्पादन होते हैं। आप गाड़ी भी बनाते हैं, आप मोटरसाइकिल भी बनाते हैं, आप फ़ोन भी बनाते हैं, आप साड़ियाँ भी बनाते हैं, वहाँ लोग सेवाएं देते हैं, होटल में जाके, रेस्टोरेंट में देके आपको सेवाएं मिलती हैं। कुल मिलाकर इन सब क्षेत्रों से जो उत्पादन होता है उसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब अगर इसमें वृद्धि हो रही है, अगर इसमें बढ़ावा हो रहा है, अगर देश संपन्न हुए चले जा रहा है, देश का उत्पादन बढ़ रहा है, तो ये बहुत एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक बात है। तो सकारात्मक बात है कि बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन जयंत जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि हाल ही के दौर में जब हम बात करते थे और आपने बहुत अच्छा कहा कि जीडीपी की बात, अब ये घरेलू उत्पादन जरूर है, लेकिन हमने सुना कि सेकेंड वेव हो, कोविड में जब लॉकडाउन था तो जीडीपी बहुत निचले दर पे था, तकरीबन जीरो और नेगेटिव की तरफ जा रहा था। मेरे ख्याल से -7.5% तक गया है हमारा जीडीपी। तो इसका मतलब हम माइनस में कैसे चला जाता है? मतलब देश में कुछ बन ही नहीं रहा था उस दौर में? नहीं, वो ऐसा नहीं था। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, इसमें एक चार्ट समझना बहुत जरूरी है। आज के समय जो कुल मिलाकर देश का उत्पादन है वो करीब 220 लाख करोड़ है, 220 लाख करोड़। और ये अगर इसकी वृद्धि होती रहती है, इसका ग्रोथ होता रहता है, तो उसका चार्ट यूं जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो 220 लाख करोड़ ये है। इकोनॉमिक सर्वे में कह रहे हैं कि अगले वर्ष 250 लाख करोड़ जाने वाला है, यानी कि हर साल इसमें वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है। लेकिन कोविड जब आया तो ये हम लोगों की ट्रेंड लाइन है, ये इसका ग्रोथ है। लेकिन कोविड के कारण ये थोड़ा गिर गया, तो 220 से करीब 200 हो गया। और फिर अब जाकर, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त हम लोगों की रिकवरी हुई है, अब जाकर फिर हम लोग अब 220 लाख करोड़ पे आए। तो ये जो लोग कहते हैं इसको वी शेप रिकवरी कहते हैं। 220 के आसपास 200 गिर गया और फिर 220 पे आ गया, और अब 250, अब और फिर बढ़ने लगेगा। तो ये है वी शेप रिकवरी, ये है जीडीपी का ग्रोथ रेट जो हरदम चलता चला जाता है। कोविड के कारण, और इसमें कोविड में वैसे तो 2-3 लहर भी थी, एक ऐसे गया, फिर ऊपर आया, फिर एक और आया, फिर ऐसे गया। तो ये इस तरीके से जो 2 लहर आई थी, उत्पादन में कमी हुई, क्योंकि आपको मालूम ही है कि उत्पादन के समय बड़े सारे लॉकडाउन हो गए थे, रिस्ट्रिक्शंस हो गए थे, आने जाने में सब लोगों को कष्ट हो रहा था, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी वो भी कम हुई और इसलिए जीडीपी यूं गिरा। तो ये तो हो गई नेशनल लेवल पर पूरी इकोनॉमी, यानी कि भारत की कहानी। मेरी अपनी कहानी, जैसे आज हमारे दर्शक जो हमारे साथ होंगे वो चाहते जानना ये कि इससे मेरे जीवन पे क्या असर पड़ता है जब इकोनॉमी ऊपर जाती है। और जिस तरह से आपने कहा 2020 लाख करोड़ से 2050 लाख करोड़ जाएगी, तो क्या सबकी आमदनी बढ़ेगी? वो कहते हैं केक में से एक एक टुकड़ा सबको मिलता है, तो अगर ये जीडीपी बढ़ता है तो क्या हमारा जो टुकड़ा है वो बढ़ जाएगा? बिल्कुल सही नाविका जी, टुकड़ा बढ़ जाता है। देखिए, जैसे ये उत्पादन बढ़ता है उसके साथ साथ रोजगार भी बढ़ते हैं और लोगों की कमाई भी बढ़ती है। तो इस कारण अगर जीडीपी बढ़ रही है और उस तरीके से उत्पादन बढ़ रहा है तो लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और उनकी तनख्वाह भी बढ़ रही है। तो अगर आप 10,000 रुपये कमाते थे, अगर जीडीपी में वृद्धि होती है तो अगले वर्ष आप 12-13 हज़ार कमाइएगा, तो आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी और लोगों को भी रोजगार मिलेगा। इसलिए सबसे जो अहम हम लोगों को बात सोचना पड़ता है और इसमें एक संतुलन भी लाना पड़ता है, वो ये है कि हम एक ऐसा माहौल बनाएं नाविका जी
हम बजट के द्वारा, नीतियों के द्वारा एक ऐसा माहौल बनाएं कि जीडीपी हम लोगों की बड़ी तेजी से बढ़ते चले जाए। तो तेजी से जीडीपी बढ़ेगी तो नौकरियां भी बढ़ेंगी और हमारी तनख्वाहें भी बढ़ेंगी। ये बात बहुत सरल है और हम सबको समझ आ रही है। इसके प्रोग्राम के बाद हम सब अपने अपने बॉसेस को लिखने वाले हैं कि तनख्वाह बढ़ाने का टाइम आ गया है, क्योंकि आज जो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी ने इकोनॉमिक सर्वे दिया है उसमें बढ़त के दिन यानी कि अच्छे दिन आ गए। इस पर लोग चुटकुले भी करते हैं कि अच्छे दिन कहां हैं, लेकिन उस पर बाद में आती हूं। आज की इकोनॉमिक सर्वे में अर्थव्यवस्था के कुछ ग्रीन लाइट्स हैं और उन ग्रीन लाइट्स को मैं दिखाना चाहती हूं। यहां ग्रीन लाइट्स में कृषि सेक्टर पर कोरोना का असर नहीं है। आप इसे ग्रीन लाइट क्यों समझेंगे? नहीं, बिल्कुल सही। देखिए, हमारे किसान भाइयों और बहनों ने इस मुश्किल समय में भी बहुत बढ़िया उनका उत्पादन रहा है। जहां कभी कभी चाहे वो अकाल हो या किसी और कोई आपदा हो, उसके कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादन घटता है, कोविड के समय उत्पादन जो था कृषि क्षेत्र का वो बढ़ता रहा है। 3.5% ये बढ़ के उत्पादन हुआ है और जितना अभी उत्पादन हम लोगों के कृषि क्षेत्र से हो रहा है ऐसे कभी नहीं पहले हुआ है। और अब हमारा देश जो है वो दुनिया में एक दो ऐसे देश हैं जिसमें कृषि क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे उत्पादन होता है, हम लोग उनमें से एक हैं। तो बिल्कुल ग्रीन लाइट जलती हुई नजर आ रही है और कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, 3.5 से तकरीबन 4% तक चला गया है। तीसरी लहर में कंजप्शन यानी खपत पर कोई असर नहीं है, 7% के रेट से इसमें ग्रोथ हो रही है। तो ये खपत जब होती है इसका ग्रीन लाइट क्यों है? क्योंकि इससे उत्पादन ज्यादा होने का डिमांड है तो सप्लाई भी होगी और उत्पादन बढ़ेगा और ये अच्छा होता है। एकदम परफेक्ट बोला आपने नाविका जी। देखिए, जब लोग खर्चा करते हैं तो आप अगर खर्चा करके आपने कुछ जाकर बाजार में कुछ खरीदा तो उसका फिर उत्पादन भी करना पड़ता है, उसका सप्लाई भी बनाना पड़ता है, तो फिर फैक्ट्रियां भी चलती हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि खर्चे जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त रहें और बढ़ते रहें। और इसमें सरकार की भूमिका भी बहुत ही सकारात्मक रही है, बहुत ही अच्छी रही है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने अनाज पे जो हम लोगों ने मुफ्त अनाज 19 महीने 80 करोड़ लोगों को 2.6 लाख करोड़ का हम लोगों ने मुफ्त में अनाज दिया है, उससे कंजम्पशन में बढ़ावा हुआ है। जो हम लोगों ने किसानों को, जो हम लोगों ने जाकर किसान सम्मान निधि से हम लोगों ने उनको पैसे दिए, उससे कंजम्पशन में बढ़ावा आया है। साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा हुआ है उसमें लोगों को रोजगार मिला है। जब उनको रोजगार मिला है, उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, तो उससे खर्चा हुआ है। तो इसलिए आप देखिए, आपदा के समय, कोविड के समय जो भी गिरावट हुई उसको हम लोगों ने कंजम्पशन के द्वारा उसको सपोर्ट देकर हम लोगों ने उसको बचा के रखा। ये तो बहुत बड़ी बात। सवाल पूछूंगी कि लोग कहते हैं कि रोजगार है नहीं, पैसे कम हो रहे हैं, खपत बढ़ रही है, ये दोनों कैसे पॉसिबल? देखिए, ये पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि आप अगर आंकड़े देखें तो आंकड़े में कंजम्पशन भी बढ़ा है। आंकड़ों में अगर आप देखें तो रोजगार भी, जो ईपीएफओ का डेटा है उसमें रोजगार भी बढ़ा है और निवेश जो है, निवेश भी काफ़ी हद तक सरकार के प्रयत्नों से निवेश भी बढ़ा है। तो जो आप देख रही हैं वो आपको उत्पादन में बढ़ोतरी दिख रही है और देश में ग्रोथ हो रहा है। तो देश में ग्रोथ हो रहा है। एक और ग्रीन लाइट जो है वो है कि भारत के शेयर मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आप फंड्स मैनेजर रह चुके हैं और आप जानते हैं। तो शेयर मार्केट में कुछ दिनों पहले थोड़े उतार चढ़ाव कुछ ज्यादा हुए, बट ओवरऑल आप समझते हैं कि शेयर मार्केट जो है वो सही बताता है हेल्थ ऑफ इकोनॉमी के बारे में? वो क्या थर्मामीटर होता है? नहीं, बिल्कुल थर्मामीटर होता है, लेकिन वो आज के बारे में नहीं बताता है, वो भविष्य के बारे में बताता है। क्योंकि लोग आगे देखते हैं, कहते हैं कि ये जो कंपनियां हैं जिनमें हम लोग शेयर खरीद रहे हैं, ये कंपनियां आगे भविष्य में कैसा करेंगी। तो ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो आया है शेयर बाजार में, और हमारे घरेलू जो इन्वेस्टर थे, निवेशक थे, वो तो आए ही हैं, बड़े पैमाने पे आए हैं। जो संख्या थी उसका 2 गुना संख्या अब लोग शेयर बाजार में, लेकिन साथ साथ विदेश से भी बहुत सारे निवेशक आए हैं। और ये सब कुल मिलाकर अगर आप देखें तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा कि भविष्य के लिए ये बहुत बढ़िया एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है और इसके द्वारा कंपनियों को भी राशि मिल रही है, कंपनियों को भी पैसा मिल रहा है और इस पैसे से कंपनी भी निवेश कर रही है। जब कंपनी निवेश करेंगी, फैक्ट्री खोलेंगी, लोगों का खर्चा जो है वो बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और इससे और भी तेजी से हम लोगों की जीडीपी बढ़ेगी।
जयंत जी, 3-4 और ग्रीन लाइट एरियाज हैं और ग्रीन लाइट हमारी बार बार दिखा रही है, और वो ग्रीन लाइट की एरियाज हैं कि एनपीएस यानी कि बैंकों के जो ऐसे लोन थे जो वापस नहीं हो रहे थे, उसका बोझ कम हुआ है, स्थिति सुधरी है। इसके अलावा जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रही है। जुलाई से लेकर अब तक हर महीने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की जीएसटी की कमाई कलेक्शन है, और अगले वित्तीय वर्ष में कच्चे तेल की जो आउटलुक है वो $70 से $75 के बीच में रहेगी, तो जो मुझे लगता है ज्यादा बर्डन नहीं डालेगी एक्सचेकर पे, क्योंकि बीच में तो $120 तक चली गई थी प्रति बैरल। अब ये थोड़ी स्टेबलाइज्ड नजर आ रही है, और इकोनॉमिक सर्वे का ये भी कहना है कि मॉनसून बेहतर रहेगा और महामारी से अर्थव्यवस्था में कोई बाधा नहीं आएगी। ये बहुत जरूरी खबर है, क्योंकि हमने पहला दौर देखा कोविड का जिसमें लॉकडाउन हुए और अर्थव्यवस्था चरमरा गई। उसके बाद हमने सेकंड वेव देखा और उसमें भी बहुत जानें भी गईं और एक तरह से विपदा इस देश पर पूरी आई। तीसरा दौर अब हम उसमें से जा ही रहे हैं, पर शायद या तो दौर इतना खतरनाक नहीं है या फिर हम संभालना सीख गए हैं। अभी तक उसने इम्पैक्ट नहीं किया है। मैं छोड़िए अपना पॉलिटिक्स का हेड, फंड मैनेजर के हिसाब से बताइए, आप क्या समझते हैं कोविड का असर अगले साल में, अगले 12 महीने में रहेगा या इकोनॉमी को नहीं अफेक्ट करेगा? नविका जी, जहां तक मेरी समझ है इसका जो है प्रभाव बहुत कम होगा, बहुत हल्का होगा, और निचोड़ सबका यही है कि हम लोगों ने 2 लहर तो देख ली, लेकिन ये ओमिक्रॉन वाला तीसरा लहर जो है ये हम लोगों को धक्का नहीं देगा, ये हम लोग नीचे की तरफ नहीं, इस तरफ नहीं ले जाएगा, लेकिन इस तरफ हम लोग जो अपने नीतियां हैं, जो निवेश है, जो हम लोग सब प्रयत्न कर रहे हैं, इसके कारण हम लोग इस तरफ नहीं जाने वाले हैं, हम लोग इस तरफ जाने वाले हैं। और इसलिए जो इसका जो हम लोगों को इकोनॉमिक सर्वे से जो हम लोग को निचोड़ लेना है वो यही है कि 8% हम लोगों का ग्रोथ होने वाला है, और इसलिए 220 लाख करोड़ से अनुमान है कि 250 लाख करोड़ पे जाएंगे, और इसका धक्का जो है थर्ड वेव का नहीं आएगा। और थर्ड वेव का अगर आप देखिएगा भी जो क्या हो रहा है तीसरी लहर में, सब जो आंकड़े थे वो बता रहे थे कि जो ऊपर जा रहा था, जो इन्फेक्शन संक्रमण का जो संख्या जा रही थी, अब वो काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रही है, क्योंकि लगभग जो हम लोगों ने क्या किया है कि 90% लोगों को एक डोज तो दिलवा ही दिया है, 70% लोगों को भी हम लोगों ने दूसरा डोज दिलवा दिया। कुल मिलाकर 150 करोड़ का वैक्सीनेशन हुआ है, और इस कारण इसका इम्पैक्ट इस पे भी हम देख रहे हैं, इसका प्रभाव इस पे भी देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था अब चरमराएगी नहीं, लेकिन दुरुस्त तरीके से आगे बढ़ेगी। मैं आपसे रेड लाइट्स की भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि रेड लाइट में इकोनॉमिक सर्वे जो है उसने सबसे बड़ी बात जो रेड लाइट पे कही है वो ये कही है कि जो ग्लोबल रीजंस हैं, ग्लोबल यानी कि विश्व के लेवल पे जो हमारे लिए चुनौतियां हैं वो बरकरार हैं। महंगाई, ग्लोबल महंगाई से भारत को भी चिंता रहेगी। ये किस तरह से रिलेट होता है? अगर अमेरिका में कुछ दाम बढ़ रहे हैं तो उससे हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, हमारे पे फर्क पड़ता है। देखिए क्या होता है ना कि पहली बात है कि जो पेट्रोल और डीजल के भाव हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। अभी जो इन लोगों ने अज्यूम किया है, यानी जो पूरा इन लोगों का इकोनॉमिक सर्वे है, ये इस पे आधारित है कि पेट्रोल और डीजल का भाव जो है वो विश्व के बाजार में $70 से $75 तक पर बैरल रहेगा। अगर वो 100 हो जाता है, जो हम लोगों ने देखा भी है, कभी कभी हो भी सकता है, तब ये जैसे आपने कहा जो विश्व के जो मामले हैं वो फिर हमको इंपोर्ट करके इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बनने लग जाता है। तो ये तेल के भाव का मेजर बिल्कुल इसका प्रभाव है, इसका प्रभाव है। और इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे कहती है कि हमारा सर्विस सेक्टर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, अगर बाहर डिमांड नहीं है तो हम अपने लोग भेज नहीं जाएंगे। तो ये सर्विस सेक्टर की अनसर्टेनिटी जो है, जो हमारी अब तक स्ट्रेंथ रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे सतर्क हमें रहना बिल्कुल चाहिए? ये भी बिल्कुल सही बात है। देखिए अभी जो अनुमान है कि ये जो तीसरी लहर ओमिक्रॉन की आ रही है, इससे ना हमारा देश कोई खास प्रभावित होगा या और देश जो हैं वो ज़्यादा प्रभावित होंगे, और हैं भी तो वो लहर कम होती चली जा रही है। अब सर्विस सेक्टर में देखिए, जैसे हमारा टूरिज्म का सेक्टर है, हमारे होटल हैं, हमारे टूरिस्ट
आते हैं तो करीब 8-9% जीडीपी का जो उत्पादन है वो टूरिज्म सेक्टर से आता है। अब टूरिज्म नहीं होगा क्योंकि अगर ओमिक्रॉन फिर एक बार बढ़ जाता है या कोरोना बढ़ जाता है तो इससे हम लोगों को तकलीफ तो होगी ही होगी। फिर आप सर्विस सेक्टर में ये भी है कि हमारे बहुत सारे और जो आईटी सर्विसेज और इंश्योरेंस वगैरह ये सर्विसेज सेक्टर में उसमें भी थोड़ा हम लोग को धक्का लग सकता है अगर बाहर विदेश में ज़्यादा जोर शोर से ये कोविड आता है। तो सर्विस सेक्टर में चिंता तो हरदम रहती है और जब गिरावट भी आई जीडीपी में तो वो काफ़ी हद तक सर्विस सेक्टर से ही आई थी। तो इसलिए हम लोगों को चिंता तो करनी होगी सर्विस सेक्टर की। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ इसी की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे जो सेक्टर है इस वक्त जहां पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है वो सेक्टर्स अगर देखे जाएं तो मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाना चाहूंगी। और ग्राफिक्स में हमें दिखाया जा रहा है कि खुदरा महंगाई दर यानी कि जो हमारी रिटेल इन्फ्लेशन है ये 5.5% से ऊपर है, जबकि पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार के जितने पिछले 7 साल हैं इसमें ये 4% के आसपास रही है, लेकिन हाल ही के दौर में ये बढ़ी है और 5.6% के करीब ये हो गई है। इसका असर सबकी जेबों पर पड़ता है। और आज जो हमारे दर्शक हमारे को देख रहे हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो एजुकेशन पे खर्चा हो, चाहे वो गाड़ी चलाने का खर्चा हो, पेट्रोल की कीमत आप लोगों ने थोड़ी रोकी हुई है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, लेकिन ये फिर ऊपर नीचे जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट है खुदरा महंगाई पर जो आता है ये किस तरह से निर्मला जी देखेंगी, बजट से इसका क्या वास्ता है? अब हम लोग बजट पे आते हैं उसके संतुलन में, यानी उसकी किस तरीके से बैलेंसिंग की जाए। अगर आप बजट में थोड़ा ज़्यादा ही खर्चा करते हैं और उस खर्चे में आपके पास संसाधन नहीं हो तो महंगाई और बढ़ने की संभावना रहती है। इससे ज़्यादा हो भी सकता है, लेकिन जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि आप पूरी तरीके से आप विश्वास रखें कि वो संतुलन जो है वो बनाया जाएगा और हम लोग खर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे जिसमें कि महंगाई पे भी हम लगाम लगाए रखें। और आपने पहले ही कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के 7-8 साल के इस कार्यकाल में हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने महंगाई पे बहुत सही रूप से बहुत अच्छी तरीके से हमने लगाम लगाई रही है। और कभी कभी ठीक है, कभी दाल का भाव बढ़ा तो कभी दूध का भाव बढ़ा, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप थाली को देखें तो आपको नजर आएगा कि भाव जो 7-8 साल पहले थे लगभग उतने अभी भी हैं। और इस तरीके से आपकी थाली का भाव होगा दर्शकों, क्या आपकी थाली का भाव वही है? क्योंकि 109 रुपए 110 रुपए जब पेट्रोल होता है तो थाली का भाव उतना ही रहता है। जयंत जी, यहाँ तो प्रॉब्लम है। देखिए, जो हम लोगों ने आंकड़े देखे हैं उसमें है कि कड़वा तेल जो 90 रुपए का आता था अब करीब 180-200 रुपए का आ रहा है। तो ठीक है, अगर आप कुछ भून रही हैं, कुछ आप पकौड़े वगैरह बना रही हैं तो बिल्कुल सही है कि वहाँ भाव बढ़ा है। लेकिन दूध का भाव, सब्जी का भाव, अनाज तो आपको मुफ्त में मिल रहा है अब, या आप और भी चीज़ें जो देखें जो आपकी थाली में, उन सब पे हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने कंट्रोल रखा हुआ है। पकौड़े मत खाइए, उबला हुआ खाना खाइए, ये कह रहे हैं, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सब्जी का भाव कम हुआ है, अनाज आपको मुफ्त में मिला है तो आप पकौड़े भी खा सकते हैं। अनाज हमें नहीं मुफ्त में मिला है, पर ये बात करते हैं बेरोजगारी की दर अगर हम देखें तो ये 8% के करीब हो गई है। ये पहले 7% की थी। और मैं दिखाना चाहती हूं कि बेरोजगारी दर जो है ये 7.9% हो गई है। और 7.9% का मतलब है कि ये बेरोजगारी दर जो है ये हमें तंग करेगी और इस पर बहुत सवाल भी पूछे जाते हैं। तो ये बेरोजगारी की दर है, ये बढ़ती चली जा रही है, 7% से 8% हो गई है बस लगभग 2 महीने। नाविका जी, जहाँ तक बेरोजगारी का मामला है, इसको हम लोगों को रियर व्यू मिरर से नहीं देखना चाहिए, हमें विंडशील्ड मिरर से देखना चाहिए। हमें पीछे नहीं देखना है, हमें आगे देखना है। ये सही है
कि कोविड आपदा के समय काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई है, मुश्किल हुआ है। मैंने दिखाया भी कि जीडीपी के अगर आप देखें तो गिरावट हुई थी, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन अब जो रिकवरी हो रही है, अब जो रफ्तार से जो जीडीपी बढ़ रही है, उसमें आगे के समय अगर हम लोग विंडशील्ड मिरर से सामने देखें तो मुझे लगता है कि बहुत रोजगार का सृजन होगा। पर एक तरफ आप कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन का इस वेव का इतना असर नहीं हुआ, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये दर जो बढ़ रही है तो फिर तो ये बढ़नी नहीं चाहिए। नहीं नविका जी, दर बढ़ नहीं रही है। दर जो है ये हरदम हम लोग पिछले महीनों की देखते हैं, तो पिछले महीने जो थे वो तो सेकंड वेव से भी, डेल्टा का जो लहर था उससे भी प्रभावित थे, और ओमिक्रॉन में जो अभी थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस हुए हैं उससे भी प्रभावित है। लेकिन मैं यही कह रहा हूं आपको, इकोनॉमिक सर्वे भी यही कह रहा है कि आगे की ओर अगर हम लोग देखें, भविष्य की ओर देखें, तो भविष्य के जो आपको रुझान नजर आते हैं वो बहुत ही सकारात्मक रुझान है, और इसलिए रोजगार का बहुत सृजन होने वाला है। चाहे वो हम प्राइवेट सेक्टर के नज़रिए से देखें, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के नज़रिए से देखें, सब जगह अब निवेश हो रहा है, फैक्ट्रियां बन रही हैं, खुल रही हैं, और इससे रोजगार में बढ़ोतरी जरूर होगी। एक बात आपको पूछना चाहती हूँ, विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट जो टारगेट था, वो टारगेट था 1.75 लाख करोड़ जुटाने का, ये तो पूरा हुआ नहीं हो पाया। तो फिर खर्चे के पैसे का कंस्ट्रेंट रहेगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पे? देखिए, हम लोग विनिवेश नहीं कर पाए, और इसमें सबसे अहम जो भूमिका थी वो LIC की होनी थी। अगर LIC हो जाता है तो शायद हम लोग काफ़ी इसके पास, इस संख्या के पास हम लोग पहुंच सकते हैं, नंबर के पास पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि GST का कलेक्शन और कॉर्पोरेट टैक्सेस का कलेक्शन और इनकम टैक्स का कलेक्शन इतना दुरुस्त रहा है कि जो इसका जो घाटा था ये हम लोगों ने मेकअप कर लिया है, क्योंकि हम लोगों का टैक्स से कलेक्शन बहुत ही दुरुस्त रहा है इस साल। टैक्स तो आप लोग बहुत लेते हैं, ये इसमें तो कहीं दो राय नहीं है। 3 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ 135 करोड़ लोगों में से जो टैक्स देते हैं, और उनको आप निचोड़ते चले जा रहे हैं। नविका जी, मैं आपको बता दूं, जो इनकम टैक्स जो है वो इनकम टैक्स, आपने सही कहा, ज़्यादा लोग नहीं देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स की जो भूमिका है, जो उसका योगदान है पूरे टैक्स कलेक्शन में, उतना ज़्यादा नहीं है। कुल मिलाकर हम लोग करीब 22 लाख करोड़ हम लोग टैक्स कलेक्शन करते हैं, उसमें से सिर्फ 5.5 लाख करोड़ हम लोग इनकम टैक्स से लेते हैं, 5.5 लाख करोड़ आते हैं करीब कॉर्पोरेट टैक्सेस से, और सब जो है वो GST वगैरह से, इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है। विकास कार्यों में सरकार ने काफी खर्च किया है, और कमाई के साधन जो बढ़े हैं उससे ज्यादा भी बढ़ाने पड़ेंगे, ऐसा कम से कम इंडिकेटर आ रहा है जो इस वक्त इकोनॉमिक सर्वे से। लेकिन आज और हमेशा कहा जाता है कि पॉलिटिक्स या राजनीति तब तक हो नहीं सकती जब तक आपकी इकोनॉमिक्स सही ना हो, क्योंकि गुड इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू गुड पॉलिटिक्स, ऐसा कहा जाता है। तो गुड इकोनॉमिक्स के लिए निर्मला जी क्या सोच रही होंगी, पहले अपने दर्शकों को वो दिखाते हैं। और दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे दर्शकों की नजर भी उस तरफ है कि चुनाव को देखते हुए लोकप्रिय बजट बनाना बहुत जरूरी होगा। आप जब रहे थे तो भी आपके साथ जब बजट की बातें होती थी तो ये प्रेशर रहता था वित्त मंत्री पे? वित्त मंत्रियों पे बहुत किस्म के दबाव होते हैं, क्योंकि आपको एक तरफ जो है खर्चे और संसाधन को बैलेंसिंग आपको करनी है, आपको एक तरफ निवेश ग्रोथ पे भी आपको ध्यान देना है, आपको महंगाई पे भी ध्यान देना है, और फिर बहुत सारे फिर चुनावी मुद्दे भी आ जाते हैं, राजनीतिक मुद्दे भी आ जाते हैं। तो इन सब की बैलेंसिंग करना वो आपका काम है, वो आपकी जिम्मेवारी है। और माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजटों के द्वारा दिखाया है कि वो इसमें बहुत ही कुशल हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बैलेंसिंग की है। पिछला बजट जो था उसमें जो उन्होंने ग्रोथ के लिए जो उन्होंने प्रोत्साहन दिया, उसके कारण आज हम लोगों की ये वी शेप रिकवरी हो रही है, और इस तरीके से देश जो है पहले 9% और अब आगे के समय करीब 8% उसका ग्रोथ होने वाला है। तो इस बार भी बजट पे दबाव बहुत किस्म के आएंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि निर्मला जी उसको संभाल लेंगे। तो देखते हैं, चुनाव का प्रेशर होगा निर्मला जी पर, दूसरी महंगाई पर काबू करना सबसे बड़ा प्रेशर रहेगा, क्योंकि हमने आपको दिखाया कि 5.6% का जो इस वक्त इन्फ्लेशन रेट है वो शायद कहीं ना कहीं
पिंच करेगा। किसानों को राहत देने वाली घोषणाएं करनी पड़ेंगी क्योंकि किसानों का दौर रहा है, आंदोलनों का दौर रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले हफ्ते पहला फेज इलेक्शन का है, तो किसानों को कुछ देने के लिए होगा। बेरोजगारी और नौकरियां दोनों की इश्यूज रिजॉल्व करने पड़ेंगे। घरेलू मांग को बढ़ाना होगा, लोगों तक पैसा पहुंचाना होगा। निर्मला जी के दिमाग में ये भी इश्यूज रहेंगे। राजकोषीय घाटा कम करना और निवेश को बढ़ाने का भी उनका एजेंडा रहेगा इस बजट के द्वारा। तो ये तो मुद्दे रहेंगे श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के समक्ष, लेकिन चुनौतियों के बीच उम्मीदें पूरी कर पाएंगी कि नहीं, और ये चुनौतियां उनके सामने क्या हैं? सबसे पहले इंडिया मांगे मोर, और सबसे पहला लोग बजट की बात करते हैं तो लोग कहते हैं टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ाया जाएगा कि नहीं। और जैन जी, ये सवाल हर बजट से पहले आता है, तो मैं इस सवाल पर आपको पूछना चाहूंगी कि क्या 2.5 लाख से 3 लाख या 3.5 लाख किया जाएगा कि नहीं इनकम टैक्स। जब हम कह रहे हैं कि पैसा खर्चा करना है उनको और कई स्कीमों पे करना है, लेकिन लोगों की अपेक्षा रहेगी। कृषि सम्मान निधि में खर्चा बढ़ाया जाएगा कि नहीं, ये भी लोग जानना चाहेंगे। और कृषि इस वक्त बिल्कुल केंद्र बिंदु है चुनाव का भी, तो इस पर नजर रहेगी। नौकरी पेशा लोग चाहते हैं कि टैक्स फ्री एफडी का लॉक इन पीरियड कम किया जाए, वर्क फ्रॉम होम अलाउंस के रूप में 50,000 रुपए का अतिरिक्त डिडक्शन दिया जाए। कोरोना को देखते हुए मेडिकल खर्चों पर मिलने वाली टैक्स छूट को भी बढ़ाया जाए। ये लोगों को चाहिए क्योंकि लोगों ने आपदा का सामना किया है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास चाहता है कि एलपीजी सिलेंडर के दाम कम हो, राशन सब्जियां तेल सस्ता हो, दवाइयां मेडिकल इंश्योरेंस सस्ता हो। ये सबकी विश लिस्ट बता रही हूं, जो आम जनता की रिक्वायरमेंट होती है और जो एक अपेक्षा रहती है हर बजट से। इसके अलावा पेट्रोल डीजल सस्ता होगा कि नहीं, क्योंकि आज की डेट में गाड़ी एक शोपीस बन के रह गई है। एक तो वर्क फ्रॉम होम है इसीलिए भी शोपीस है, और दूसरा पेट्रोल डालने के पैसे बहुत मुश्किल हो गए हैं। तो ये नॉर्मली बजट के तहत नहीं होते ये फैसले, पर आपको लगता है कि क्योंकि इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन बजट है, वोट का बजट हम कह रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है? नाविका जी, ये सब जो मांगे आपने अभी प्रस्तुत की हैं, बिल्कुल ये जायज मांगे हैं, लेकिन कौन सी मांगे को स्वीकार किया जाएगा और क्या बड़ी घोषणाएं होंगी वो तो कल बजट ही बता सकता है, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक हिसाब है नाविका जी जो बहुत ज़रूरी है सब आपके दर्शकों को समझना। अगर मौका मिले तो मैं ज़रा इस पे दिखाऊं आप लोगों को, क्योंकि जो भी मांगे हम लोगों को स्वीकार करना होता है उसको हम लोग एक रूपरेखा के समक्ष हम लोगों को समझना होता है। देखिए, आप आज जान लीजिए कि सरकार के खर्चे हैं 35 लाख करोड़। सरकार के ये खर्चे हैं 35 लाख करोड़। सरकार की कमाई, सरकार के संसाधन हैं 20 लाख करोड़। यानी सरकार का घाटा हर साल अभी 15 लाख करोड़ है। और इस 35 लाख करोड़ में हम लोग करीब 8 लाख करोड़ हम लोग सिर्फ ब्याज पे दे रहे हैं। ब्याज पे 8 लाख करोड़ हम लोगों को खर्चा हो रहा है, इसलिए क्योंकि ये जो घाटा जो है 15 लाख करोड़ का, ये बढ़ बढ़ के हर साल बढ़ते अब करीब 200 लाख करोड़ का ऋण बन गया है। इतना उधार केंद्र सरकार ने लिया हुआ है और इस उधार को, इसका भुगतान करने के लिए हम लोगों को हर वर्ष 8 लाख करोड़ देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसलिए ये जो है, ये जो एकदम जो सब सरल गणित है सरकार की दुकान का, सरकार की दुकान में आपके खर्चे 35 लाख करोड़ है लेकिन कमाई 20 लाख करोड़ है, आपका घाटा 15 लाख करोड़ है, और ये घाटा 15 लाख करोड़ का जो है वो बढ़ते हर वर्ष 200 लाख करोड़ हो गया है, और उस पे ब्याज जो है वो 8 लाख करोड़। ये पुराने जमाने से चला आ रहा है, क्योंकि एक गाना भी था किसी फिल्म का, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो वही हालत चली आ रही है। इसमें कभी बदलाव नहीं आता, चाहे वो घर का बजट हो या राष्ट्र का बजट हो, सब में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। नहीं, ठीक है, हम लोगों को थोड़ा बहुत तो ऋण लेना चाहिए, थोड़ा बहुत लेना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप घर बनाती हैं तब भी आप लोन लेती हैं, आप गाड़ी खरीदती हैं तब भी आप लोन लेती हैं, तो सरकार भी कभी ना कभी ज़रूर लोन ले
सर हाँ, वो बिल्कुल सरकार का EMI 8 लाख करोड़, बिल्कुल सही कहा आपने। और सरकार को ऋण लेना चाहिए, जैसे हम लोग पुल बना रहे हैं, हम लोग सड़क बना रहे हैं, हम लोग एयरपोर्ट बना रहे हैं, हम लोग ये सब इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो उसके लिए ऋण लेना ठीक है, लेकिन इसका संतुलन भी होना जरूरी है। ज़्यादा अगर हमारा EMI ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर हम लोग देश को चला नहीं पाएंगे, तो ये बैलेंसिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए नविका जी, बात को समाप्त करने के लिए कि जब घाटा इतना ज़्यादा है तो कितनी ऐसी मांगों को हम लोग स्वीकार करें, इतनी मांगों को स्वीकार करेंगे तो घाटा और बढ़ जाएगा। तो इसकी बैलेंसिंग करना ये वित्त मंत्री जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो नौकरी पेशा लोग पूछते हैं, उनका सवाल ये है कि ये कभी बजट में हो सकता है क्या? देखिए, इसका मैंने जैसे पहले ही आपको बताया, अगर आप इनकम टैक्स देखें, नागरिकों से इनकम टैक्स, ये आज के समय करीब 5.5 लाख करोड़ है। सरकार की पूरी कमाई कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ है। तो अगर हम लोग इस 5.5 लाख करोड़ को खत्म कर दें तो सरकार की कमाई 20 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ हो जाएगी। तो ये हम लोगों के लिए बहुत हानिकारक होगा, इसलिए इसको पूरी तरीके से लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं अगर वो वित्त मंत्री होते तो जीरो इनकम टैक्स। वो उनका कहना था कि इसको खत्म करके आप GST को बढ़ावा दे दीजिए, कंजम्पशन टैक्स बढ़ा दीजिए और इनकम टैक्स को खत्म कर दीजिए। लेकिन सब अर्थशास्त्री जो हैं उनका अनुमान यही है कि ये बहुत ज्यादा है। ये तो नागरिकों से है, उतना ही 5.5 लाख करोड़ हम लोग कंपनियों से भी लेते हैं, तो कुल मिलाकर 11 लाख करोड़ जो हैं वो हम लोगों को इस प्रकार से टैक्स से मिल रहा है। इनका तो आपने घटा दिया, तकरीबन 38% आप कॉर्पोरेट टैक्स लेते थे, जिसको आप 25% पे ले आए। ऐसी खुशखबरी नाविका जी, ये गलत फहमी है। देखिए, 38% था, लेकिन 38% पे इतने एग्जाम्शन थे कि जो इफेक्टिव टैक्स रेट था वो करीब 25% का था। तो हम लोगों ने एग्जाम्शंस तो जो हैं उनको ख़त्म कर दिए और हम लोगों ने कहा कि इसको सरल बनाया जाए, इसका सरलीकरण करा जाए और 25% इसको कर दिया जाए। और अगर हम 25% सरलीकरण और 25% नहीं करते तो और देशों के मुकाबले में हमारी कंपेटिटिवनेस कम हो जाती, वो वियतनाम चले जाते, बांग्लादेश चले जाते और देश चले जाते, निवेशक हमारे देश में नहीं आते। तो सरलीकरण भी करना था और कम भी करना था, वो हम लोगों ने 25% किया। लेकिन जो आम आदमी का टॉप मोस्ट स्लैब है, आम आदमी तो वो नहीं होते, खास होते हैं, लेकिन जो इनकम टैक्स का टॉप मोस्ट स्लैब है वो आपने 38 से 40% पर रखा हुआ है। और ये मतलब नविका जी देखिए, वो जो टॉप टैक्स रेट जो है ना, वो लोगों जिनकी तनख्वाह 1 करोड़ से ज्यादा है सालाना, उनको देना पड़ रहा है। आप देख लीजिए, अभी अगर आपकी तनख्वाह 2.5 लाख तक है तब आपको 0% टैक्स देना है। 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको 5% टैक्स देना है, और इस पे भी आपको एक एग्जम्पशन मिलता है। तो लगभग 5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं, यानी कि आपकी तनख्वाह 40,000 महीने तक हो, आपको टैक्स नहीं देना है। तो ये हम लोगों ने बहुत बड़ी एक छूट दी हुई है। और अब ज़रूर ये है कि महंगाई बढ़ रही है, तो आपने बताया कि करीब 6% महंगाई हुई है, तो ज़रूर इसमें भी थोड़ा बढ़ोतरी होने वाली है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकती है, होनी चाहिए, हो सकती है। प्रोफेसर साहब, होनी चाहिए कि नहीं? आज के प्रोफेसर आप हैं बजट की क्लास के। अगर ये महंगाई के साथ इसको रखना है, जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे अगर एग्जाम्पशन बढ़े तो हाँ, इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो प्रोफेसर साहब हमारे साथ बिल्कुल सहमत है, होनी चाहिए। लेकिन ये इनकम टैक्स की बड़ी प्रॉब्लम है। आपका और हमारा इनकम टैक्स कम से कम 0 पर तो जाने वाला शॉर्ट रन पर नहीं है। ये और कहा भी जाता है कि अगर GST बढ़ा देंगे आप तो गरीब लोगों पर इसका प्रेशर, टैक्स का प्रेशर ज्यादा होगा। इसके अलावा इस बार बजट में वित्त मंत्री क्या संदेश दे सकती हैं? आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या संदेश आ सकते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स छूट 2 लाख। महामारी में सरकार गरीबों और किसानों के साथ है। मध्यम और लघु उद्योगों को लगातार राहत दी गई है। ये सब समझाना चाहेंगी वो लोगों को कि मैंने किया है, पिछले साल भी लघु उद्योगों को दिया था और महामारी में गरीबों का और किसानों का साथ दिया है। लोक कल्याण, गरीब कल्याण योजना के तहत, गरीब कल्याण योजना के तहत
80 करोड़ लोगों को 19 महीने करीब 2.5 लाख करोड़ का हम लोगों ने मुफ्त अनाज दिया है। तो लोगों को इससे बहुत राहत मिली है। किसान सम्मान निधि से भी 1 करोड़ किसानों को हम लोगों ने करीब 1 लाख करोड़ का हम लोगों ने पैसा दिया है, उससे भी लोगों को बहुत फायदा हुआ है। और मध्यम वर्ग को जरूर एड्रेस करना चाहेंगी, क्योंकि एक मध्यम वर्ग जो बीजेपी के वोटर्स रह चुके हैं और कहा जाता था मिडिल क्लासेस की पार्टी है, मध्यम वर्ग को शायद कोई संदेश देना चाहेंगी वित्त मंत्री, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मध्यम वर्ग थोड़ी सी मायूस इस वक्त है बीजेपी से, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन निम्न वर्ग पर ज्यादा हो गया है। इसके अलावा कोरोना के कुचक्र में अर्थव्यवस्था को उभारने के कुछ संकेत देना चाहेंगी निर्मला सीतारमण? दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था का विकास सबसे तेज है। अगर आप चाइना से कंपेयर करें, ब्रिटेन से कंपेयर करें, तो भारत का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बेटर है। इसके अलावा कोरोना काल में हेल्थ सेक्टर पर बहुत खर्च हुआ है, ये भी वित्त मंत्री बताना चाहेंगी देश को कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितनी अच्छी डेवलपमेंट्स हुई है। और आज राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में बहुत विस्तृत रूप से ये समझाया कि किस प्रकार से हम लोगों ने स्वास्थ्य क्षेत्र को और दुरुस्त बनाया और कितना इस पे खर्चा भी किया है। और कई बार इकोनॉमिक सर्वे में और राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ ना कुछ हिंट्स होते हैं बजट के। आप मानेंगे जब आप मंत्रालय में होते थे तो इस तरह का एक माहौल बनाया जाता है नाविका जी, मतलब कि जो हमारी अर्थव्यवस्था की रूपरेखा है, किन नीतियों पे हम लोग जोर दे रहे हैं, वो प्राथमिकताएं जो हैं वो इन सब दस्तावेजों से आपको उजागर होती हैं, आपको पता चलता है। पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है और आज लगी हुई है बजट की क्लास, और बजट की क्लास में आज गेस्ट लेक्चरर हमारे साथ जयंत सिन्हा जी हमारे साथ हाजिर हैं इस वक्त, और ये वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो जितना करीब से इन्होंने बजट की पाठशाला पीछे से देखी हुई है, उतने ही सरल तरीके से हमें आगे से ब्लैक बोर्ड पे और व्हाइट बोर्ड पे समझा रहे हैं। तो जल्दी से मैं आपको बता दूं कि सरकार का बजट किस तरह होता है। उसमें 20 लाख करोड़ की कमाई है, खर्च 35 लाख करोड़ का है, घाटा 15 लाख करोड़ रुपए का है सरकार का। ये आपको अभी बताया गया था बजट की क्लास में। लेकिन बजट की क्लास में जाने से पहले सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स जो इस वक्त स्टॉक मार्केट की हालचाल हमें बताता है। सेंसेक्स ऊपर है, 48,600 पॉइंट्स पर है। ये 2021 के लेवल पर ये था बजट के दिन का, और उसके बाद ये 2300 पॉइंट की उछाल पाया था, और उस बजट के दिन 2020 में ये तकरीबन 40,000 के करीब था, और बजट वाले दिन ये 1000 पॉइंट के करीब, 1100 पॉइंट के करीब गिर गया था। तो जयंत सिन्हा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वित्त मंत्री 2019 में भी ये गिरा था, 213 पॉइंट लगभग बराबर था। ये कितना जरूरी होता है? क्या फाइनेंस मिनिस्टर पे कभी भी स्ट्रेस होता है कि स्टॉक मार्केट क्या करेगी, क्या नहीं करेगी? नहीं, स्टॉक मार्केट पे हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं नाविका जी, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है ना वो अपेक्षाओं का खेल है। अपेक्षा, हमें अपना काम करना है। जो लोग अपनी अपेक्षा बनाते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, वो भले जो सोचे उस पर हमारे पे कोई कंट्रोल हमारा नहीं है। हमें सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए सही माहौल बनाना है, अच्छी नीतियां बनानी है, और वो अगर उनके अपेक्षाओं के अनुसार है तो वो बड़े खुश होंगे। अगर उनकी अपेक्षाएं थोड़ी अलग हैं तो थोड़ा गिरावट आएगा। लेकिन हम लोगों को 1 या 2 दिन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें देखना है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल में शेयर बाजार में वृद्धि, ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन बताना चाहूंगी कि अगर देश में बजट जो होता है, बैलेंस शीट होता है सरकार का, और यही प्रस्तुत किया जाता है कि हमने इतना कमाया, इतना खर्चा, और कमाई 20 लाख करोड़ रुपए है, खर्चा हमारा 35 लाख करोड़ है, आपने बता ही दिया। 15 लाख करोड़ रुपए का घाटा है। लेकिन अगर कमाई के हिसाब से देखा जाए तो 20 लाख करोड़ सालाना जो सरकार कमाती है, उसको हमने एक दिन की कमाई में कन्वर्ट किया है, तो तकरीबन 5,500 करोड़ की कमाई है। और कितने लोगों को खिलाना है इसमें से? अगर घर का बजट देखें तो उसमें यही देखना पड़ता है कि कितने सदस्य हैं। 135 करोड़ हमारा बहुत बड़ा घर है नविका जी, 140 करोड़ 138 करोड़ लोगों का घर है। हाँ, तो 5,500 करोड़ जो रोज आते हैं, ये 135 करोड़ लोगों में बंटते हैं। और
आपने सही बताया कि टैक्स कलेक्शन और टैक्स कलेक्शन के क्या-क्या इसमें एलिमेंट्स होते हैं। टैक्स में इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स होता है, तो अगर इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स हम दोनों जोड़ लें तो ये तो हमारा टैक्स करेक्शन हो जो डायरेक्ट है। इसके अलावा जीएसटी भी हम जोड़ सकते हैं, कस्टम्स भी होता है और एक्साइज भी, सर्विस टैक्स और एक्साइज टैक्स भी होता है। तो ये सब मिला के आप कह रहे हैं कि 5.5 लाख करोड़ आता है? नहीं, तो हम वही बता रहा था नविका जी कि देखिए क्या है ना कि इनकम टैक्स जो है ये जो हम लोग नागरिक से लेते हैं ये करीब 5.5 लाख करोड़ है। ये वाला? हाँ, ये वाला जो कॉर्पोरेट से मिलते हैं ये करीब 5.6 लाख करोड़ है। यहाँ ये इतना हुआ। जीएसटी जो है वो 6.3 लाख करोड़ है, कस्टम्स है करीब 1.3 लाख करोड़ और एक्साइज जो है वो करीब 4 लाख करोड़। और ये जो एक्साइज है जो हम लोग पेट्रोल और डीजल जो लेते हैं ना वो एक्साइज में जाता है। तो अब जो हम लोग ले रहे थे पेट्रोल डीजल में वो थोड़ा कम हुआ है क्योंकि उसमें हम लोगों ने उसका जो है भाव कम किया है, तो वो अब थोड़ा सा कम होने वाला है। और ये सब कुल मिलाकर करीब 22 लाख करोड़ होते हैं, लेकिन इसमें से हम लोगों को कई सारे जो हैं हम लोगों को स्टेट्स को भी देना होता है। तो स्टेट्स को भी हम लोगों को इसमें से करीब हम लोग 6.5 लाख करोड़ के आसपास देते हैं। तो फिर बचा हाथ में करीब 15 लाख करोड़ होता है केंद्र सरकार का। उसको फिर हम लोग और चीज़ें भी हैं, डिविडेंड्स हैं, विनिवेश है, ये करके और सब जो 5 लाख करोड़ होते हैं, इस तरीके से केंद्र सरकार को करीब 20 लाख करोड़ की कमाई मिलती है, जिसमें से 22 लाख करोड़ टैक्स के थे, जिसमें से राज्यों को भी हम लोगों को देना होता है। तो राज्यों को भी देना पड़ता है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि डिजिटल करेंसी का क्या हाल है और डिजिटल करेंसी हमें किस तरह दिखती है। भारत में 10 करोड़ क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं, 10 करोड़ ऑलरेडी हो गए और इस पर कोई लेजिस्लेशन नहीं है। क्या क्रिप्टो की लेजिस्लेशन बजट के साथ आएगी, अलग से आएगी? कुछ इस पर आप सोच सकते हैं? देखिए, पिछले जो विंटर सेशन था उसमें बात चली थी कि एक क्रिप्टो के लिए एक विधेयक, एक बिल आने वाला है और जिस स्टैंडिंग कमेटी का मैं अध्यक्ष हूं उसमें फिर शायद संभावना थी कि हम लोग उस पर पूरी तरीके से समीक्षण करेंगे। वो आया नहीं, लेकिन अब लोगों का अनुमान है कि इस बजट के द्वारा इसकी जो टैक्सेशन की जो रूपरेखा है वो तय हो जाएगी। तो जब टैक्सेशन की रूपरेखा तय हो जाएगी तो कुछ उसको एक आधार तो मिलेगा, एक उसका एक तरीका तो मिलेगा कि कैसे हम लोगों को उसको समझना है। और उसके आगे जब विश्व में इस पे एक कंसेंसस बनता है, एक समझौता बनती है कि किस प्रकार से हम लोगों को इसको देखना है, किस तरीके से इसका रेगुलेशन करना है, तब मुझे लगता है वो क्रिप्टो बिल के लिए भी सही समय होगा। लेकिन इन टैक्स ऑफ क्रिप्टो तो ये तो आ जाएगा, उससे जो मुनाफा होता है। संभावनाएं हैं क्योंकि देखिए जो क्रिप्टो एसेट्स हैं वो आप समझिए कि एक डिजिटल गोल्ड जैसा, डिजिटल स्वर्ण जैसा है। तो इसलिए हम लोग उसको, जैसे गोल्ड को हम लोग एसेट बनाकर उसको देखते हैं या और भी निवेश के जो स्रोत हैं उसको हम लोग देखते हैं, उसी प्रकार से हम लोग क्रिप्टो एसेट्स को भी देख सकते हैं। तो ये एक जरूरी है कि इस पे भी हम लोग एक टैक्सेशन की कोई ना कोई हम लोग इसकी कोई फार्मूला निकालें। तो अब तक जो लोग क्रिप्टो पर निवेश कर रहे थे और 70,000 करोड़ की निवेश आई है क्रिप्टो के एरिया में, डिजिटल करेंसी की एरिया में, उनके जो मुनाफे हो रहे हैं उस पर टैक्स आने की संभावना है। नाविका जी देखिए, वो जायज़ है और होना भी चाहिए क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कई किस्म के एसेट होते हैं, जैसे कि घर हो गया, सोना हो गया, शेयर बाज़ार में आपके शेयर्स हो गए, ये सब एसेट्स हैं। अब जब एसेट्स में बढ़ोतरी होती है तो उस पर टैक्स भी लगता है। अगर इस एसेट में भी बढ़ोतरी हो रही है तो इसमें भी टैक्स लगना चाहिए। ये जायज़ है, सही है ये। तो मैं दोबारा पूछ लूं कि फिर अगर क्रिप्टो से कमाई बढ़ जाएगी तो क्या इनकम टैक्स की दरें और कम हो सकेंगी? वो तो माननीय वित्त मंत्री जी आपको बताएंगे। पर पॉसिबल है? संभावनाएं तो ऐसी हैं कि अगर हम लोगों को टैक्स के और स्रोत मिलें तो कुछ ना कुछ राहत और दी जा सकती है। ये जिसको कहते हैं ना कि लास्ट में सुरीली बात कही आपने जयंत सिन्हा जी, क्योंकि आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी चाहता है नौकरियां बढ़ें, तनख्वाहें अच्छी हों और इसके अलावा टैक्स थोड़ा कम हो, थोड़ी सी हाउस इन्वेस्टमेंट के लिए जो होम लोन लिया जाता है उसके लिए एग्जेम्पशन मिल जाए, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि हाल ही में बहुत दबाव रहा है इन खर्चों पर,
तो इसमें थोड़ी सी राहत मिल जाए और जो खुर्दा यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन है वो कम हो जाए, महंगाई थोड़ी कम हो जाए, तो शायद कुछ चैन की सांस मिले। और नविका जी, मैं आपको बता दूं कि सरकार में हर कोई वो भी यही चाहते हैं कि बस जितना हम लोग राहत पहुंचाएं और जितना हम लोग आप लोगों को संपत्ति पहुंचाएं उतनी अच्छी बात होगी। अब यही प्रश्न होता है कि बजट के द्वारा किस प्रकार से वो संतुलन बनाया जाए जिसमें यह माहौल हो। संतुलन जरूरी है हर चीज पर, और संतुलन के साथ अच्छे दिन भी जरूरी हैं, कम से कम आम आदमी के लिए। और जयंत जी, इलेक्शन का भी माहौल है, चुनाव का माहौल है, और कहा जाता है कि 2024 का जो रास्ता है वो लखनऊ से होता हुआ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, यानी कि 5 राज्यों के चुनाव से पहले माहौल भी है, मौका भी है, समा भी है। क्या देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये तो कल पता चलेगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन आज बजट की पाठशाला आपको कैसी लगी? जयंत सिन्हा जी ने बहुत सरल तरीके से हमें समझाया, और कम से कम अब आपको इन आंकड़ों से कभी डर नहीं लगेगा। आप समझ जाएंगे कि आमदनी अठन्नी हो तो खर्चा रुपया कैसे होता है, और आप ये भी समझ जाएंगे कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और जब रुपये का खेल समझ में आ जाएगा तो आप भी खुश, हम भी खुश, क्योंकि रुपये को कैसे खर्चना है, कैसे बचाना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, ये हम सब सीख जाएंगे। उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा। हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा, और जयंत सिन्हा जी के लिए कोई खास प्रश्न हो तो ज़रूर भेजिएगा। हम उनसे सवालों के उत्तर लेंगे और आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।